आज हम ये बताने जा रहे हैं कि ऑडिट फाइल रिव्यू के बारे में। सब आप लोगों को पता होगा कि देखो, जितना ऑडिट इम्पॉर्टेंट है, ऑडिट फाइल रिव्यू भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बिफोर द मेकिंग द सर्टिफिकेशन डिसीजन। ऑडिट फाइल में क्या होता है कि तीन डिफरेंट स्टेजेस होंगे। अगर इनिशियल केस लेते हैं तो पहले होता है एप्लीकेशन रिव्यू, फिर होगा स्टेज 1 ऑडिट, देन स्टेज 2 ऑडिट, और लास्ट फोर्थ स्टेज इज द ऑडिट फाइल रिव्यू एंड सर्टिफिकेशन डिसीजन। वेयर आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ऑडिट फाइल रिव्यू करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और कैसे उसको देखना है। तो ऑडिट फाइल जो रिव्यू होगा वो 3 डिफरेंट स्टेजेस में होता है। फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन रिव्यू, सेकेंड स्टेज 1 के टाइप, स्टेज 1 रिव्यू व्हेन द ऑडिटर सबमिट द रिपोर्ट, तो स्टेज 1 रिव्यू करते हैं। वन ऑडिटर सबमिट द रिपोर्ट आफ्टर द स्टेज 2 ऑडिट एंड स्टेज 2 ऑडिट का रिव्यू करते हैं। देन विल मेक द फाइनल रिव्यू एंड दिस सर्टिफिकेशन डिसीजन। तो आज मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज टुडे आई एम टेकिंग द वन केस ऑफ ISO 9001 केस। ISO 9000 का इनिशियल केस है, उसको देखते हैं, समझते हैं कि एप्लीकेशन रिव्यू में हमें क्या क्या चीज़ें देखना है और व्हाट आर द क्रिटिकलिटी, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट आर द बीइंग ए रिव्यूअर, व्हाट द पॉइंट टू बी एड्रेस, सो दैट कि बिफोर मेकिंग द certification decision we should have sound information for making the decision to award of the certification to any organization। तो आज मैं वही एक्सप्लेन करूँ। तो आप कोई भी एप्लीकेशन रिव्यू करते हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन रिव्यू में क्या होता है कि क्लाइंट से जो भी इंफॉर्मेशन आती है, सपोज बहुत अलग अलग है। जैसे अभी ये क्लाइंट से इंफॉर्मेशन आई, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कि कितने एम्प्लॉई हैं, कितने काम करते हैं, व्हाट आर द एक्टिविटीज़, उनकी क्वालिटी मैनुअल, प्रोसीजर, या जो भी बना वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन क्लाइंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिट करता है। वो सारी उसमें क्लाइंट उसमें लिखेगा भी कि व्हाट आर द प्रोसेस, क्या प्रोसेस एक्टिविटीज़ है, क्या वो सारी चीज़। जैसे यहाँ पे HR, एडमिन, मार्केटिंग, परचेज, प्रोडक्शन, QC, अलग अलग इन्फॉर्मेशन क्लाइंट अपना सबमिट करता है। तो बिफोर स्टेज 1 ऑडिट प्लान करने से पहले उसका एप्लीकेशन रिव्यू करते हैं। तो एप्लीकेशन रिव्यू में हमें क्या देखना होगा कि उसमें एप्लीकेशन रिव्यू करने का इम्पोर्टेंस क्या है कि हमें देखना है कि मैंडेस कैलकुलेशन, कितने ऑडिटर की ज़रूरत होगी, कि स्टेज 1 में कितने चाहिए, स्टेज 2 में कितने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें, और फिर ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी। ओके, सो एक क्लाइंट है, एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ सेल कोर कंपोनेंट एंड इंजीनियरिंग जॉब वर्क, ये कोर बनाने वाली कंपनी है, में भी यूज़ होता है, उनको ISO 9000 चाहिए। सो अब देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय पर प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या डिक्लेयर किया है। एप्लीकेशन रिव्यूअर ने देखा कि HR, एडमिन में 1 आदमी है, वहाँ पे मार्केटिंग, परचेज में 1 आदमी है, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन में 2 आदमी हैं, QC में 2 आदमी हैं, फाइनल टोटल 6 आदमी काम करते हैं परमानेंट, और 8 आदमी कॉन्ट्रैक्टर, 8 कैजुअल, टोटल 14 आदमी की कंपनी है, छोटी सी कंपनी है। एंड दे आर मेकिंग द कोर। कोर बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ यूज फॉर कास्टिंग या कुछ इंडस्ट्री के लिए यूज हो सकता है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 4 हो गया। अब इफेक्टिव नंबर ऑफ, अब क्या होता है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे कैलकुलेट करता है, ये IAFMD क्लॉज नंबर 2.2.3 में 233 में। अब देखते हैं IAFMD क्या कहता है। IAFMD में क्लॉज 233 थी,
Calculation of effective number of person. The effective number of person as defined above is used on the basis of calculation of audit time. क्योंकि effective number क्यों होता है कैलकुलेट करने? Audit time calculate करने के लिए. That means man days. Audit कितना time लगेगा? Considering of the consideration of determining the effective number of including the part-time person employee and partially in scope those who are separate similar. Okay. इन केस ऑफ द सीजनल होगा हार्वेस्टिंग हॉलीडे एंड जो भी हो तो उनका अलग अलग कैलकुलेशन है। अब यहाँ आप देखो इन्होंने रेफर किया कि पार्ट टाइम एम्प्लॉय पार्शियली इन द स्कोप डिपेंड ऑन द आवर वर्क पार्ट टाइम पर्सन नंबर एंड एम्प्लॉय पार्शियली इन द स्कोप मे बी रिड्यूस्ड या इंक्रीज एंड कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फुल टाइम पर्सन 30 पार्ट टाइम पर्सन वर्किंग 4 आवर्स इक्वल टू द 50 दैट मीन्स हाफ कर दिया। अब इस सिचुएशन को हम देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें इन्होंने लिखा है कि स्किल्ड वर्कर है, स्किल्ड वर्कर है 8 हैं, स्किल्ड को इन्होंने फुल टाइम कंसीडर किया बिकॉज IFMD क्या कहता है कि IFMD है कि द इफेक्टिव ऑफ पर्सन एज डिफाइंड एबव इज यूज्ड as a basis of audit time calculation considering that determining the number of employees including part time employee partially in the scope working with safe जैसे category and ऐसा similar employee number of unskilled and personal country and seasonal हो गया। तो just तो इन्होंने क्या किया है कि फुल टाइम स्किल्ड वर्कर हैं तो दे हैव कंसिडर्ड एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय बिकॉज स्किल है। पार्ट टाइम होते तो उसको अलग किया जा सकता था। ओके तो इन्होंने 100% एज लिखता है जस्टिफ कंसिडरिंग द परमानेंट और नॉन परमानेंट स्किल एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय कंसिडरिंग एज ए फुल नंबर ऑफ पार्ट टाइम कंसिडर एज ए 100। मेरे को ये जस्टिफिकेशन लिखता है लेकिन मेरे को मैं स्टिल कंफ्यूज क्योंकि अगर वहाँ पे आप देखेंगे तो स्किल्ड वर्कर लिखता है नॉन परमानेंट दैट मीन्स दे आर नॉट परमानेंट एम्प्लॉय और 8 हैं लेकिन ठीक है स्किल लेकिन ये इन्होंने इफेक्टिव नंबर ऑफ करके फुल टाइम एम्प्लॉय को लिए परमानेंट एम्प्लॉय अन कॉन्ट्रैक्टेड जो नॉन परमानेंट उनको ले लिया कैसे 100%। लेकिन जस्टिफिकेशन ये गलत लिखा हुआ है जो मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने लिखना चाहिए था कि कंसिडरिंग द पार्ट टाइम एंड नॉन पार्ट टाइम स्किल एम्प्लॉय एज ए फुल टाइम क्यों किया दैट डज इट। तो ये गड़बड़ है कि नॉन परमानेंट स्किल एम्प्लॉय एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय हेंस एज ए फुल टाइम परमानेंट आई डू पर्सनली अच्छा। अब देन रिस्क लेवल हाई लिख दिया। अब देखते हैं कि रिस्क लेवल हाई कहाँ से लिखा तो दैट मीन्स ये IFMD 5 में रिस्क लेवल होता है दिस ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग द सेल। अब IFMD 5 देखते हैं इसमें कि वो रिस्क लेवल हाई है कि लो है क्या इन्होंने लिखा है एप्लीकेशन रिव्यूअर ने। तो जस्ट होल्ड ऑन ये देखते हैं क्योंकि इसमें इस IFMD 5 में okay QMS example for the risk category of high whether the failure of the product or services causing the economic catastrophe put life at the risk example included food हो गया pharmaceutical air gloves load bearing structures complex electrical equipment। मेरे को नहीं लगता कि इसमें because they are manufacturing the सेल इज द मोस्टली यूज फॉर द कास्टिंग और उसके लिए यूज होता है तो मेरे हिसाब से इट इज नॉट ऑन दिस हाई कैटेगरी। फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस कोड इंजरी एंड इल नो नॉन लोड बेयरिंग सिंपल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बेसिक मेटल फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट नॉन मेटालिक प्रोडक्ट फर्नीचर ऑप्टिकल 100% नो where the failure of product and service unlikely to cause injury and illness. Yes, sale mold because mold it is generally made with the clay and वो ऐसा कुछ नहीं कि अगर वो कुछ होता है तो मेरे को नहीं लगता है कि it is affecting the life and injury। तो I think ये calculation मेरे हिसाब से तो it is not fit, तो मेरे हिसाब से it is not good। तो जब भी आप ये निकालना है ये देखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस
or this justification is given is I am not happy because it is not clarified with the justification what they have given. तो इस चीज़ को एप्लीकेशन रिव्यू में बहुत ध्यान रखना है. अच्छा, अब when we talk for ओके, अब यहाँ देख रहे हैं कि जस्ट रिस्क लेवल हाई दिखाया है. तो अच्छा, अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को रिपीटेटिव प्रोसेस स्मॉल एंड सिंपल. हाई एज प्रोडक्ट फेलियर पुट द लाइफ एंड कॉज इकोनॉमिक. मेरे को नहीं समझते कि हाउ द जस्टिफिकेशन दिस गिवन. हाई तो इट कैन नॉट बी. स्मॉल एंड सिंपल प्रोसेस. अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे देखते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी देखने के लिए इसमें एक छोटा सा ये दिया हुआ कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम. अब few process, small scope, repetitive process and simple. Yes, it's a low complexity. It is not a complex. तो ये it is simple, it's okay. But यहाँ पे justification देना पड़ेगा. Simple and small and simple. It's okay, agreed. Okay. But this is not correct. This cannot be condemned high because there is margin. Okay. Now time calculation के लिए इन्होंने लिखा consider the 15 different number, effective number. But I think again it is the wrong, because here he has calculated the effective number of is 14. Now here talking for the effective number of is 15. I do not know how this it could be. So this is something wrong. Maybe. अब देखते हैं कि IF55 2.5 is allowed for. अब देखते हैं IF55 में 14 नंबर ऑफ एम्प्लॉई 14 नंबर ऑफ एम्प्लॉई के लिए क्या इन्होंने बनाया है टेबल. तो अगर QMS की बात करें IF55 QMS में अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉई 11 से 15 है तो 2.5 MD. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे 2.5 MD. ओके, इन्होंने 2.5 MD लिखा ऑडिट के लिए. ओके, स्टेज 1 क्या था. स्टेज 1 में क्या होता है कि आपको पता है कि हम लोग 20% लेते हैं. 20%. अब 20% टाइम कितना हो गया, 2.5 का 20% निकाला तो 1 से 1.5 MD, 1 MD या 1.5 MD. तो इसको राउंड ऑफ इट इज मेक इट द अच्छा छोटी ऑर्गेनाइजेशन है देव कंसिडर द 2.5 MD, क्योंकि अगर 0.4 निकलता है तो राउंड ऑफ इट इज तो 2.5. ओके, मान स्टेज 2 में 2 MD का निकाल दिया. अब ये देखते हैं कि 20% स्टेज 1 में निकाल दिया, स्टेज 2 में ये निकाल दिया. ठीक है, तो इस तरह से अब देखता है कि इसमें ये हो गया. ऑडिटर असाइन कर दिया. ऑडिटर की इन्होंने कॉम्पिटेंसी देख लिया, लिख लिया, सेल्फ रेगुलेशन ये वो बला 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 दुनिया भर की चीज़ें लिख दिया. ओके, तो वी अंडरस्टैंड है कि एप्लीकेशन रिव्यू में देयर इज ए नॉट क्लैरिटी एंड दिस एडमिन और HR, एडमिन, मार्केटिंग, परचेज, प्रोडक्शन में इजेक्शंस हैं, ट्रिमिंग है, असेंबली है, फाइनल इंस्पेक्शन है. ठीक है, इट्स ओके. प्रोसेस कुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज द मॉडल में ऐसा जनरल प्रोसेस लिखा हुआ है. इट इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक बट इट द जनरल प्रोसेस कैन बी एक्सेप्टेड. इट्स ओके बिकॉज इट्स लुक सो गुड. ओके, अब देखते हैं कि एप्लीकेशन रिव्यू करने के बाद हाउ दे हैव मेड द ऑडिट प्लान एंड शेड्यूल फॉर द स्टेज 1 ऑडिट एंड हाउ दे हैव कवर्ड अप द थिंग्स. ओके, तो ऑडिट प्लान एंड शेड्यूल देखते हैं. Otherwise, we'll stop this video.